नमस्कार, दूरदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यादें 2025। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं विदेश नीति के मोर्चे पे कैसा रहा ये साल। निश्चित तौर पे इस साल चुनौतियां रहीं, अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे, आर्थिक तौर पे भी हमें काफ़ी मुकाबला करना पड़ा। लेकिन यह साल अगर विदेश नीति के मोर्चे पे जाना जाएगा तो वह है संतुलन के प्रयास और संकल्प। किस तरीके से भारत की विदेश नीति में इन दो चीज़ों को लेकर काम करते रहे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत की पुरानी समस्या रही है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की हत्या कर दी, तो भारत ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से संचालित इस हमले में कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और उनका बचाव करने आए पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी है जो हम कहते हैं कि एक नया नॉर्म है इसमें, जिससे कोई भी ऐसा हमला हो भविष्य में तो हमारा रिस्पांस बिल्कुल शक्तिशाली रहेगा। जैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चल रही है, और इसमें जब तक ये आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से इनको समर्थन मिलेगा तो हमारी तरफ से ना तो टॉक्स हो सकते हैं, जहाँ पे टॉक्स नहीं हो तो ट्रेड भी नहीं हो सकता है, और वहाँ ट्रेड नहीं हो तो पानी भी बह नहीं सकती। तो ये नीति जो है ये पहली दफ़ा हम बिल्कुल एस्टैब्लिश कर लिया है। कई दबावों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई करने का भारत का खुला ऐलान था। इस स्वायत्त निर्णय ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। भारत ने अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद के मददगार और गुनाहगार पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए सांसदों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजा, जिससे आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति को बहुआयामी समर्थन मिला। हमने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया और उसमें सांसद सदस्य थे ऑल पार्टी डेलीगेशन के। इन्होंने साफ साफ बताया जो ये नीति है, न्यू नॉर्मल जो कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने बड़ा क्लियरली हमारे जो पार्टनर्स हैं, हम जिसके साथ अच्छे संपर्क हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह बताया। और ये सभी देशों ने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, जबकि ये आतंकवाद के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी हो हम आप ही के साथ होंगे। इस बीच अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति ने नई छलांग ली। जिन तालिबान शासकों का दुरुपयोग एक समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ किया करता था, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारत के साथ खड़ा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई गर्माहट को देखकर पाकिस्तान अवाक है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत आए। वो देवबंद सहित देश के कई कोनों में गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, पत्रकारों से बातचीत की। फिर एक महीने बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन आजीजी और 17 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाली भारत आए। अफगानिस्तान ने देश को एक नए सिरे से खड़ा होने के लिए भारत पर भरोसा जताया। हमारी नीति फॉरेन विदेश नीति की कंटिन्यूटी है, और ये कंटिन्यूटी बनाकर इनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी जो दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, इनके जो हत्यारे हुए उनके उसमें भी हमने सहयोग दिया था। ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी देखते हुए कि पाकिस्तान और इनके बीच में एक विवाद सा है, तो हम इसमें तो हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान एक देश है जो हमारे साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इनके जो जनता है ये हमारे
मतलब भारत के पक्ष में है और ऐसे देश के साथ जो हमारा ऐतिहासिक संबंध है वो हमें जारी रखना चाहिए और हम यही कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो 2 साल पहले भारत विरोधी राजनीति के लिए जाने जाते थे, अब भारत के मुरीद हो गए हैं। भारत की महत्ता को मानते हुए उन्होंने 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर आने के लिए आमंत्रित किया। माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हमारे निश्चित रूप से इंडियन ओशन और अरेबियन सी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वहीं पर ही मालदीव का जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है वो बहुत कुछ हद तक भारत पे डिपेंडेंट है। खासकर जब हम बात करते हैं कि जो पेरिसेबल आइटम्स की बात करते हैं या टूरिज़्म की बात करते हैं, तो बहुत कुछ हद तक मालदीव भारत पर एक डिपेंडेंसी है। भारत की साफ साफ अपनी एक पॉलिसी है कि जिसमें 3 एस्पेक्ट्स वो ध्यान में रखते हैं जब भी नेबरिंग कंट्रीज से वो डील करते हैं। पहला सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। कि इंटरनल सिक्योरिटी में कि वहाँ पे किसी तरीके का रेडिकलाइजेशन हो रहा है या फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ये सब हमारा कंसर्न होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ में एक सेफ हेवन नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो हमारा कंसर्न है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, वो बहुत कुछ हद तक इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो जो पूरे ही दक्षिणी एशिया और इंडियन ओशन पे एक थ्रेट इमर्ज हो रहा हो। तो भारत कंसर्न रखता है, ध्यान में रखता है और उसी के हिसाब से नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करता है। नवंबर में श्रीलंका में भारी तूफान आया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मेडिकल और राहत बचाव टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तुरंत वहां पहुंचकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई और श्रीलंका के संकटग्रस्त लोगों की मदद की। इससे पहले 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो की यात्रा की, जहां श्रीलंका ने उन्हें विदेशी नेताओं के लिए अपनी सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। सोलह अक्टूबर को श्रीलंका की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आईं। तो भारत को एक मित्र के रूप में देखने लगे। अभी साइक्लोन आया तो सागर मित्र जो वो पॉलिसी के माध्यम से वहाँ कितना लगभग $450 मिलियन का हमने उनको असिस्टेंस हेल्प किया। तो श्रीलंका की जनता भी इस बात के लिए आश्वस्त है कि भारत हमारा क्राइसिस में एक पार्टनर है और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र विद्रोह के बाद भारत आई तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा को खतरा देखते हुए भारत ने उनकी शरण को जारी रखा। बांग्लादेश की अनिर्वाचित सरकार ने भारत के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की और कई गैर जिम्मेदार बयान भी दिए, लेकिन पड़ोसी पहले नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को बनाए रखा और लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि बांग्लादेश में चुनाव हों। अब फरवरी में ये चुनाव होने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत क्रिटिकल फेज में चल रहा है और जो हालात हैं वो चिंता का विषय है बांग्लादेश के लिए भी और पूरे दक्षिण एशिया के लिए। भारत का एक हमेशा एक एडवोकेसी रहा है कि वहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व हो और उस राजनीतिक स्थायित्व के लिए 2 पहलू पे भारत हमेशा बल दे रहा है, खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में, कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और साथ ही साथ जो लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं, मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो बंगाली अस्मिता में विश्वास करते हैं और बंगाली
एक तरीके से पहचान में विश्वास करते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है उससे भी डायलॉग स्थापित किए हैं कि आप इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। दूसरा, भारत कहता है कि भाई वहाँ पे जो आप जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट का आपका इंटरनल इशू है, आप कैसे, लेकिन वो जो ट्रांजिशन हो गवर्नमेंट का वो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, क्रेडिबल ट्रांजिशन होना चाहिए। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत एम्फसाइज कर रहा है कि वहाँ पे फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए हमेशा डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार को एंगेज किया। दो 2025 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को भूटान की यात्रा पर गए। मौका था भूटान द्वारा आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर में भाग लेने और भूटान के चौथे नरेश जिग्मे वांगचुक के 70वें जन्मदिन का। लेकिन इसके उद्देश्यों में भूटान को सुरक्षा खतरे की स्थिति में भारत के सहयोग से आश्वस्त करने का भी था। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध दो मूल संदेशों पर कायम रहे। एक, जो सहयोग का रास्ता अपनाएगा भारत उसका स्वागत करेगा, और दूसरा, जो आतंक फैलाएगा भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो आइए देखते हैं कैसे रहे भारत के संबंध अन्य देशों के प्रति। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने वालों में दुनिया में पहले नेताओं में शामिल थे। वो ट्रंप से मिलने 12 फरवरी को अमेरिका गए और दोनों देशों के बीच 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का मिशन 500 की घोषणा की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका ट्रस्ट इनिशिएटिव की भी घोषणा की, जिसमें AI से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक तकनीक में सहयोग को बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने का संकल्प दोहराया। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। My friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. लेकिन बाद में ट्रंप की प्राथमिकताओं में बदलाव आने लगा। उन्होंने भारत से आयात पर पहले 25% और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इसने भारत के लिए एक नई चुनौती जरूर खड़ी की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने राजनयिक सूझबूझ का परिचय दिया और वर्ष के अंत आते आते अमेरिका को यह एहसास दिलाने में कामयाब रहा कि भारत महत्वपूर्ण है। क्वाड शिखर सम्मेलन तो नहीं हो पाया, लेकिन क्वाड से जुड़े अन्य मोर्चों पर बातचीत होती रही।
साल के अंत में दिल्ली में क्वाड के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई। उधर अमेरिका के होनोलुलु, हवाई में क्वाड देशों की एक और बैठक हुई, जिसमें आपसी संकट के वक्त हिंद प्रशांत में सहयोग को मजबूत करने पर बात हुई। दिसंबर में अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की और फिर दिसंबर 2025 में अमेरिका के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में भारत के महत्व की झलक मिली। उधर यूरोपीय यूनियन ने भारत में इस साल काफी रुचि दिखाई। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और उनका तकरीबन पूरा मंत्रिमंडल इस साल 27 फरवरी को भारत आया। अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। अगले साल की शुरुआत में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन ने भारत को जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और डिजिटल शासन में वैश्विक साझेदार का दर्जा दिया है। इसके 2-3 आयाम हैं या 2-3 डायमेंशंस पे हम इसको समझ सकते हैं कि पहला तो ये है कि फेब में इस विजिट के बाद दोनों जो हमारे मुख्य नेता थे इधर उर्सुला वॉन डर लेyen एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों ने ये कहा था कि इस वर्ष के अंत तक जो है काफ़ी हद तक जितने भी FTA के मुद्दे हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे और इस दिशा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाएंगे और वो भी बहुत जल्दी ही होने वाला है कि हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कोलैबोरेट करने का और वो है जो इंडो पैसिफिक में पर्टिकुलरली आप मैरीटाइम डायलॉग अवेयरनेस के डोमेन अवेयरनेस के अंतर्गत जो है समझौते कर सकते हैं। हम आपस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन ट्रांजिशन, कनेक्टिविटी, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को एक साथ काम करने का। इस साल 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लंदन में इस समझौते के समय मौजूद थे। दोनों देशों ने भारत ब्रिटेन विजन 2035 की घोषणा की और फिर 8 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर तरह तरह के टैरिफ थोपकर अलगाव मोल ले रहे थे, भारत दूरदृष्टि दिखाते हुए यूके के साथ पुरानी दोस्ती को मजबूत कर रहा था। भारत और यूके का जो FTA साइन हुआ है उसके कुछ कारण हैं। वो बहुत जल्दी साइन हुआ है, बहुत एक बेंचमार्क किस्म का आप FTA समझ लीजिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसको एक टेम्पलेट के रूप में माना जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन के FTA के लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आप समझ लीजिए जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस थी या जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी जहाँ पे ये FTA साइन किया गया। भारत और रूस का संबंध दोस्ती की मिसाल बना रहा। साल के अंत में 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात काफी आत्मिक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने आधिकारिक आवास पर डिनर और अनौपचारिक बातचीत में शरीक हुए। दूसरे दिन वो दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भी शामिल हुए, जिसमें भारत से रूस में निर्यात बढ़ाने पर जोर रहा। दोनों देशों के बीच सहयोग के 16 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश नीति की स्वायत्तता के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा काफ़ी अहम थी। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि रूस के साथ भारत अपने संबंधों को सीमित करे, लेकिन भारत का मानना था कि भारत की विदेश नीति किसी दबाव में काम नहीं करेगी और इसीलिए भारत ने उन सारे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी उपस्थिति बनाए रखी जिसमें दुनिया के कई नेता नहीं गए। चीन के साथ कई मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसका खास मकसद मध्य एशिया के देशों के साथ संबंधों को अहमियत प्रदान करना था। ईरान के चाबहार पोर्ट होकर ये मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ ऊर्जा और खनिज सहयोग बढ़ाने की भारत की कूटनीति का हिस्सा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरों ने भारत की स्वायत्तता को और पुख्ता किया।
दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुए G20 के शिखर सम्मेलन में तो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के राष्ट्रपति नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को G20 के सदस्य देशों के सामने रखा। इस अवसर पर पिछले 13 सालों से रुके भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा जोहानिसबर्ग में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक नए त्रिकोणीय समूह की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उच्च तकनीक और नवाचार में सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री का जोहानिसबर्ग समिट में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये G20 समिट जो है वो अफ्रीका में हो रही थी और अफ्रीका में भारत का जो है बहुत ही प्रायोरिटी रही है कि अफ्रीकी देश विकसित हों। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि फॉरेन पॉलिसी की हमारी जो है आजकल एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि भारत जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बने। तो उस सिलसिले से भी, क्योंकि ये समिट एक ग्लोबल साउथ की कंट्री साउथ अफ्रीका में हो रही थी और पहली बार जो अफ्रीकी मिट्टी में हो रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री का पहुंचना तो लाजिमी था वहाँ पर। और इस समिट में प्रधानमंत्री ने 6 इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए, जो कि उनकी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दर्शाते हैं। साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर गए। जहां जॉर्डन और ओमान की यात्रा मध्य एशिया में चल रही हलचल को लेकर अहम थी, वहीं इथियोपिया जाना अफ्रीका के साथ रणनीतिक संबंधों को पुख्ता करने के लिए अहम था। पश्चिमी एशिया की भारत की पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सफल पॉलिसी रही है। और ये साल ख़त्म होते होते आपने देखा कि ओमान के साथ में हमने कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, जो दुबई के साथ, UAE के साथ किया था, वो और भी आगे बढ़ गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन हमारा, चाहे वो स्पेस में हो, सिविल न्यूक्लियर में हो, साइबर के अंदर हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हो, IMEC की प्रोग्रेस के बारे में हो, तो गल्फ तक हम लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता सब जगह चल रहा है। साल 2025 में चूंकि AI तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था, भारत ने उसे सर्वसुलभ बनाने का सुझाव रखा। 11-12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने भारत में अगले साल AI पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश नीति की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तकरीबन 2 दर्जन देशों की यात्रा की। तकरीबन 19 देशों के शीर्ष नेता भी भारत आए। विदेश मंत्री S जयशंकर भी दुनिया के कोने कोने में जाकर भारत की वैदेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया। तो निश्चित तौर पे चुनौतियों के बीच भारत का नारा और भारत का प्रयास यही था कि विभिन्न खेमों के बीच में संतुलन बनाए रखा जाए और दृढ़ संकल्प के साथ भारत के विदेश नीति की स्वायत्तता को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया जाए। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।